नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का बारीकी से विश्लेषण करने वाली एनडीटीवी की खास सीरीज चुनाव डिकोड। मैं हूं मनीष शर्मा। आज प्रोग्राम में हम देश भर में चुनावी लिहाज से सबसे अहम पहलू पर बात करने जा रहे हैं और ये पहलू है जाति। भारत में तो कहा भी जाता है कि जाति और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकते, और जब चुनावी राजनीति में तो बात हो तो पार्टियां सारी बिसात ही जाति और तबकों के इर्द गिर्द बिछाती हैं। सारे मोहरे जातियों को रिझाने और उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने पर फिट किए जाते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जातिगत चुनावी हिसाब किताब को तमाम आंकड़ों के जरिए आपके सामने सरल अंदाज में हम डिकोड करेंगे आज। और इस प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि राजस्थान में सवर्ण, ओबीसी से लेकर एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी कांग्रेस के लिए किस किस तरह से मतदान करते हैं और पिछले चुनाव में किस ओर उनका ज्यादा झुकाव रहा। तो जातियों का संपूर्ण विश्लेषण करें उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जातियों का हिसाब किताब राजस्थान में समझा देते हैं। तो राजस्थान के जाति तबकों की पसंद कौन है ये आप देख लीजिए। 2019 में जाट ब्राह्मणों के सर्वाधिक वोट बीजेपी को मिले थे। सामान्य वर्ग की अन्य जातियां भी बीजेपी के साथ रही थी। कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर रहे, उसका पुराना वोटर है परंपरागत मुस्लिम वोटर। दलित वोटर्स का ज्यादा झुकाव अब भी कांग्रेस की ओर, यानी 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं। हालांकि आदिवासियों को बीजेपी ने लुभा लिया है। सवर्ण ओबीसी रहे बीजेपी के साथ, एससी मुस्लिम कांग्रेस के पास। ब्राह्मणों का आप परसेंटेज देखेंगे और राजपूत का कांग्रेस के बीजेपी के पक्ष में गया। जाट खासतौर पर सर्वाधिक बीजेपी के पास गए। सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़े हैं। एसटी 38% बीजेपी कांग्रेस के पास, 55% बीजेपी के पास। ब्राह्मण 15, 82 बीजेपी के पास। राजपूत 40% कांग्रेस, 70% के आसपास, 57% से ज्यादा बीजेपी के पास। और अन्य ओबीसी 23% कांग्रेस, 72% बीजेपी। एससी 54 कांग्रेस, 39 बीजेपी। और मुस्लिम का आप देखें तो 79% मुस्लिम कांग्रेस के साथ और रेस्ट बीजेपी के पास। तो सर्वाधिक 17 प्रत्याशी जाट जाति से इस बार 2024 चुनाव में बीजेपी ने 9 तो कांग्रेस गठबंधन ने 8 सीटें जाटों को दी हैं। और 5 राजपूत प्रत्याशी, ये भी बीजेपी से ज्यादा है। बीजेपी ने 3 तो कांग्रेस ने 2 राजपूत प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी कांग्रेस से कुल 9 प्रत्याशी सामान्य वर्ग के मैदान में है। अब ब्राह्मणों की बात करें तो 2 ब्राह्मणों को बीजेपी ने टिकट दिया, कांग्रेस ने 1 भी नहीं दिया है। ब्राह्मण आलोचना भी कर रहे हैं इसको लेकर। और 3 राजपूत बीजेपी ने उतारे हैं, 2 कांग्रेस ने। अन्य जातियों का हाल देखें तो दोनों ओर से 1-1 यादव प्रत्याशी है अलवर सीट पर। 2 कांग्रेस ने, 1 गुर्जर बीजेपी ने उतारा है। कांग्रेस बीजेपी से इस बार कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा मुस्लिम, दोनों ओर से 1-1 यादव प्रत्याशी भी रहे। 14 दलित आदिवासी कैंडिडेट हैं। आपको बताएं कि 4 सीटें एससी हैं, 3 सीटें एसटी हैं। बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन ने इन दोनों ही सीटों पर, अपने रिजर्व सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि जो बांसवाड़ा सीट है उस पर लगता है कि जो बीएपी पार्टी है उसको कांग्रेस समर्थन देने जा रही है, उसके चलते वहां पर जो राजकुमार रोध बीएपी पार्टी से मौजूद है। तो राजस्थान में जाति तबकों की पसंद कौन होगा, विभिन्न जातियों, वर्गों और तबकों का वोटिंग पैटर्न आपको बताएंगे। 2019 का जैसे हमने आपको बताया, जाट ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा वोट दिया, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले और सामान्य वर्ग की दूसरी जातियां भी बीजेपी के साथ रहीं। कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर गया, लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस बार कोई भी मुस्लिम कांग्रेस ने चेहरा नहीं बनाया है। ऐसी कांग्रेस के पास ज्यादा दिखे, आदिवासियों को बीजेपी ने लुभाया है। तो हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे हर दिन की तरह। माधुराम चौधरी बीजेपी से जुड़ गए हैं और जीएल वर्मा दलित एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। कोशिश करेंगे कांग्रेस के भीमराज जाखड़ भी हमारे साथ जल्द जुड़ें। तो दोनों का स्वागत है आपका, वर्मा साहब और चौधरी जी, आपका स्वागत एनडीटीवी पर। सबसे पहले चौधरी साहब आपसे सवाल होगा, कभी परंपरागत वोट बैंक जाट रहे थे कांग्रेस के, आपने काफी मोटे तौर पर अब लुभा लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से बीजेपी ने साधना शुरू किया जाटों को। और पिछले चुनाव में भी अगर देखें, जो डेटा हमने दिखाया 2019 में, तो करीब 85% जाटों का रुख आपकी तरफ रहा। आरएलपी के साथ आपका गठबंधन था, उसका फायदा भी आपको मिला।
यही वजह है कि इस बार भी आपने जाटों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। और अगर जो 17 सीटें हम बता 17 प्रत्याशी हम बता रहे हैं तो 9 प्रत्याशी आपके जाट हैं, कांग्रेस से एक ज्यादा। तो क्या राजस्थान में अब सत्ता का दरवाजा जाटों के बिना बीजेपी के लिए नहीं खुलता, ये माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी जाति या वर्ग विशेष के न खिलाफ है न पक्ष है, परंतु सब जातियों को साथ में लेके चलना, जब सब जातियों का सम्मान करना और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना, यह भारतीय जनता पार्टी करती आई है और सभी समाज को सम्मान देती है। इसीलिए सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी में विकास के और मोदी जी के नाम पे डबल इंजन की सरकार के रूप में राजस्थान में विशेष तौर से विश्वास पिछले चुनावों में भी किया है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में भी मोदी जी के नेतृत्व को विश्व में जिस प्रकार लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों को उसकी पहचान भी है, लोग समझते भी हैं। तो विकास को देखते हुए और सर्वांगीण विकास देश का जिस प्रकार पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, निश्चित तौर पे प्रत्येक वर्ग से, विशेष तौर से सारे जो वर्ग है वो भी खुश है। तो मैं ये कहूंगा कि किसी जाति विशेष पे नहीं होके सभी जातियों को सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी की यही प्राथमिकता। तो नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को कह सकते हैं कि सभी जातियों का वोट बैंक को आप मद्देनजर रखते हैं। 36 कौमें साथ हैं, वो अक्सर कांग्रेस भी यही बात करती है, लेकिन भारतीय राजनीति में जाति को किसी भी तरह से अलग रखा नहीं जाता और उसकी सच्चाई सारी सियासी बिसात में सामने भी आती है। ओबीसी तबकों का सवाल उठा था, कांग्रेस ने खासतौर पर चुनाव से पहले इसको बड़ा मुद्दा बनाया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लेकर बात आई और फिर बाकी आपके मिनिस्ट्रीज को लेकर भी उन्होंने बात आई कि ओबीसी के बीजेपी पूरा प्रतिनिधित्व उनको नहीं दे रही है और कास्ट सेंसस के खिलाफ है। क्या उसका दबाव आप पर था? यही वजह है कि आप जब अगर बात करें जाटों के अलावा ओबीसी की, तो आपने यादव की बात कर लीजिए, गुर्जर प्रत्याशी की बात कर लीजिए और जाटों का भी हमने फिगर दिया। आपने खासा जोर दिया है राजस्थान में इस पर। क्या वो दबाव है आप पर? क्योंकि ओबीसी, आप जरूर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने काफी बड़ा मुद्दा इसको बनाया। देखिए, कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण की राजनीति की है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है। एक परिवार की पार्टी है, उनपे निश्चित तौर पे जब डूबती नाव होती है तो कोई न कोई वो एलिगेशन निश्चित तौर पे अगली उस पे ही लगाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के चुनाव को देखते हो तो उसमें भी इसी प्रकार का सामाजिक समीकरण बैठाया था और उसमें 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और आने वाले चुनाव में उसी तरह से सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साधा गया है और निश्चित तौर पे देश को सुदृढ़ और समृद्ध और शक्तिशाली किस प्रकार बनाया जाए, इसका प्रकार का विचार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाना चाहती है और सभी जातियों को साथ लेगी। ठीक है, ठीक है। तो वर्मा साहब का रुख करेंगे। वर्मा साहब, जिस तरह से चौधरी जी कह रहे हैं, हालांकि भीमराव जाखड़ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, पहला सवाल भीमराव जाखड़ आप ही से होगा, वर्मा साहब का भी रुख करेंगे। ओबीसी पर खासा जोर रहा है दोनों ही दलों का राजस्थान में 25 सीटों को लेकर, हालांकि 24 सीटों पर फाइनलाइज हुए नाम आपके। क्या माना जाए, आपको जो बात उठा रहे थे ओबीसी की, वही वजह है कि जिसके चलते आप जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस ओबीसी की हिमायती है? लेकिन एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि जाटों को जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ आपसे बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट हुआ, वहां अभी भी आपने एक प्रत्याशी कम उतारा है। बीजेपी ने 9 प्रत्याशी जाट उतारे हैं और इस बार तो खास बात यह कि आपके यहां से कोई ब्राह्मण भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है। पहले ओबीसी पर बात रख लीजिए आप। मनीष जी, मैं बताऊं कि कांग्रेस ने 8 जाट प्रत्याशी अभी उतारे हैं जी और बीजेपी ने 6 ही उतारे हैं। और रही बात ओबीसी की, तो 9 प्रत्याशी है जी। हाँ, 9। और ओबीसी राजस्थान के अंदर 35 से 40% है। और जहां जाटों का सवाल आता है, जाट सर 14% और 65 सीटों पर प्रभावी हैं। ठीक है, हम जातिवाद का बात नहीं करते, कोई धर्म में बात नहीं करते, बट बीजेपी ने जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर पैदा किया है, एक तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को जातिवाद धर्म के नाम पर बरगला के जो किया गया है। अभी ताजा उदाहरण आप देखेंगे मनीष जी कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, उन्होंने एक जाति विशेष के जाटों को ट्रांसफर का काम किया बोले, और उनकी लिस्टें वायरल हुई। शुभकरण चौधरी की आप 13 लिस्टें वायरल हुई। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट मांगते बोले हम 36 कौम की बात करें, क्या करें?
इनके एक विधायक थे दिल्ली से विदुड़ जी, वो तो एक मुस्लिम विधायक को कहते हैं ओ कट्या, ये क्या शब्द है सर? ये अपने संसद के अंदर खड़े होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहे हैं। 89 सेक्रेटरी मंत्रालय है दिल्ली के अंदर अपने केंद्र सरकार के ध्यान, उसमें ओबीसी के नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? रही बात आरक्षण की, जब जाटों का पिछली बार जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी, उसने ओबीसी के अंदर 12% सैनिकों का कोटा 21% ओबीसी शामिल किया, जिसके बाद में हरीश चौधरी, राजाराम मील और अन्य नेताओं ने प्रदर्शन करके उसको सही किया। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा में बयान दे रहे हैं, कम वो वापस लागू करेंगे। हरीश चौधरी ने कहा कि आप क्यों महाभारत लिखना चाहते हो, क्यों दे राजस्थान का माहौल खराब करना चाहते हो? तो बीजेपी का काम सर जी लोगों के अंदर दंगे फैलाना, जातिवाद फैलाना और धर्म के नाम पर राजनीति करना, ये रहा है। मैं तो एक पर्सनली व्यू कहो तो आपको कह दूं आपके लिए सर जी, और सभी मीडिया वकील के, यदि आप इजाजत दे तो। नहीं, क्या किस बात की बात रखना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं सर, एजुकेशन के जो नेता हैं उनकी एजुकेशन पे भी एक डिबेट होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है, और कभी कभार उस पे भी हो, ताकि ये मैसेज आए कि कौन सी पार्टी कितने पढ़े लिखे लोगों को और कौन नहीं, वो नेता तो कितना निश्चित रूप से पढ़ा आप लिखा है। एफिडेविट में बताते हैं, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि आपकी आपराधिक केसेस ये सब मीडिया पे दिखाते हैं। एनडीटीवी भी बिल्कुल दिखाते ये हैं, विश्लेषण हैं। दिखाता है। नहीं, अच्छा सुझाव है। एजुकेशन पर भी बात होती है और होनी भी यदि चाहिए। आप बस एजुकेशन जरूरी है और विकास की पहली सीढ़ी है। नहीं, बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। कहना आज इसलिए लेकिन मैं ये लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये जो आप बात रख रहे हैं भीमराव जाखड़ जी, बेहतर होता अशोक गहलोत उस बात को समझते। आप ही के नेता कांग्रेस में बड़े विरोधाभास देखने को मिलते हैं। मुझे याद है जब वसुंधरा राजे सरकार ने लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए एजुकेशन मैंडेटरी की, आप ही की सरकार ने उसको पलट दिया था। अब आज यहां पर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन पर भी एक डिबेट होनी चाहिए। बड़ा विरोधाभास है कांग्रेस के भीतर। मनीष जी मैंने आपसे पहले परमिशन ली थी और मैंने कहा मेरा पर्सनली व्यू है इसको। नहीं, मैं बिल्कुल। तो आपको लगता है, आपको एक, मैं आपसे यही, मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर अशोक गहलोत ने जो शैक्षणिक अनिवार्यता खत्म की थी स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव के लिए, आपको लगता है वो सही कदम था? मैं इसके लिए बिल्कुल आपकी बात को मैं मान रहा हूं कि वो जो इन्होंने किया उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए थे। और कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी में कहना चाहता हूं सर जी, एक आंकड़ा कहता है 18 से 23 साल के 25% बच्चे ही अपने इंडिया के अंदर उच्च शिक्षाओं में जाते हैं। इसलिए कहता हूं, और मैं एक विदेश की रिपोर्ट पढ़ रहा था, कनाडा के अंदर सर जी 100% आ रहा है जहां इतनी। तो इसलिए कहता हूं ये शिक्षा को कोई भी राजनीतिक दल हो, ये बिल्कुल बेहतर होता कि कांग्रेस अपना, कम से कम कांग्रेस इस बात को उठा रही है। आप कह रहे हैं, अच्छा सुझाव है, कांग्रेस को शुरुआत करनी चाहिए बीजेपी की सभी पार्टियों, कांग्रेस बीजेपी नहीं है बिल्कुल, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं, सबके लिए होना चाहिए। आप वेल क्वालिफाइड लोग हैं तो मैं इज्जत करता हूं, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और शिक्षा इसके अंदर यदि टिकट बांटती है पार्टियां तो पहला मैंडेटरी होना चाहिए, पहला एजुकेशन इसके अंदर। हालांकि ठीक है, अब दूसरा विषय हम उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल था। आज जातियों पर बात हो रही है, खासतौर पर वर्मा साहब का रुख करेंगे। वर्मा साहब, अब SC STs पर अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर रिजर्व सीटें हैं और उसी तक लिमिटेशंस रखती हैं कांग्रेस और बीजेपी। बात अक्सर की जाती है कि हम दलितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, STs को मेन स्ट्रीम लेकर आएंगे, उनके मुद्दे उठाए जाते हैं। ST को आपने देखा, मानगढ़ धाम दोनों पार्टियों के नेता पहुंचे, आदिवासी दिवस पर छुट्टियां घोषित की गई। लेकिन जब बात आती है दलितों के हितों की और उनके मुद्दों की, आपको लगता है कि वो फुलफिल हो पाया है? इतने बड़े चुनावी लोकतंत्र में हम 70-75 साल हो चुके हैं, अब भारत 75 बरस पूरे कर चुका है आज़ादी के। आपको लगता है? और दूसरी सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जो SCs का फिगर देखें, अब ज़रूर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन 2019 में जो हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, हल्का शिफ्ट अभी भी अपर एंड बीजेपी के उलट कांग्रेस के पास SCs का, लेकिन STs को काफ़ी बीजेपी ने कैटर कर लिया है। आपका क्या आकलन है इसको लेकर? क्या इस बार हो सकता है? देखिए, ये अपना आकलन है, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है कि किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिए थे, क्योंकि ये काउंटिंग में ये चीज आती नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन है और ये अपना अनुमान है कि कौन किसको ज्यादा वोट देता है। अब रही बात कि 75 साल में जो है कि हमारा अनुसूचित जाति का कितना उत्थान हुआ या वो, तो देखिए प्रोग्रेस तो हो रही है। हमें ये मानना चाहिए कि जो 75 साल पहले जो बात थी अब वो नहीं है, लेकिन सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारा एक ही सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो चल रहा है वो यही है कि और देश भर में भी चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से दे दिया जाए उसको प्रतिनिधित्व। तो SC ST की तो एक ही मुख्य मांग है कि
23 में भी हमने एक महापंचायत के थ्रू रखी थी कि जो हमारी आबादी 2-2% बढ़ गई है, उसके हिसाब से हमारा आरक्षण 2-2% बढ़ा दिया जाए, तो हमारे को करीब 50,000 तो नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसमें अब की बार भी ये काफी रहेगा कि कौन पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है या नहीं करती है। पहली बात तो ये हो गई। और एसटी के मामले में देखिए, आपका कहना ठीक है कि उनका परसेंटेज बीजेपी की तरफ हो सकता है, ज्यादा झुकाव है, लेकिन कांग्रेस एक सीट अब की बार भी जो है अनरिजर्व्ड में से दी है, जो है टोंक वाली जो है अभी भी एसटी के कैंडिडेट को दी है जी। और बीजेपी ने अब की बार कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो जातिगत समीकरण साधने की बहुत अच्छी कोशिश करी है कि इन्होंने आरएलपी से गठजोड़ कर लिया, कम्युनिस्टों के लिए भी एक सीट छोड़ दी, और उधर साउथ में भी एक एसटी की सीट पे ये लोग नहीं लड़ेंगे। तो ये सब कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने के लिए ही हुआ है कि आप एसटी की किसी पार्टी के साथ में भी टाइप कर लिया, जाटों के साथ में भी कर लिया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो है ना, वोट देते टाइम अगर पूरी तरह से जाति पर नहीं होते हैं तो उनके जाति के इश्यूज पर तो थोड़ा प्रभाव रहता ही है। तो ये लोकसभा चुनाव थोड़ा सा जो है अब की बार थोड़ा इसमें कांटा के टक्कर तक जा सकता है अगर विपक्ष चाहे तो। और कई बार जो जितना डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज में, अब की बार इतना नहीं रहेगा। ठीक है, आपको लगता है कि वो वोट डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि उनके इश्यूज एड्रेस नहीं हुए। अब चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि जिस तरह से SC STs की बात हो रही थी, ओबीसी को लेकर भी हमने शुरुआती सवाल उठाया। सवर्णों की पार्टी मोटे तौर पर मानी गई, एक परसेप्शन रहा जनता के बीच में कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, और उसके बाद हालांकि काफ़ी कोशिशें बीजेपी ने की, आउटरीच प्रोग्राम्स RSS के थ्रू, बाकी आपके संगठन हैं वो लगातार लगे रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तबकों तक आप उन तक पहुंच सके और अपना एजेंडा और अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करा सकें। सवाल सबसे बड़ा यही है मेरा इस वक्त पे आपसे कि जब बात SC STs की होती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों उनकी सीटों तक ही सीमित रखा जाए। बाकी सीटों पर जैसे जाट को आप देखिए 9 सीटें आपने दी हैं, अन्य OBCs की बात करें तो उनका भी प्रतिनिधित्व कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। जो SC STs का है उनकी सीटों तक लिमिटेड है, 4 अगर SC सीटें हैं, 3 ST हैं, तो उन्हीं तक उनकी सीटें लिमिट कर दी जाती। क्यों नहीं होता ऐसा कि बाकी सीटों पर भी उनको उतारा जाए, भले ही वो सवर्ण के लिए कोई सीट हो? देखिए मनीष जी, जहां तक बात रिजर्व सीटों की है, रिजर्व तो ये ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है और हार्ड फास्ट भी नहीं है। कई सीटों पे जैसे दौसा वगैरह में आपने देखा कि जनरल सीट होते हुए भी उसमें ST के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते भी है, और चुनाव भी आपने देखा कि पार्टियां उस हिसाब से अपने समीकरण को साथ की है। बात आज अगर अपन करते हैं कि कौन SC ST किसको कौन साथ लेके चल रहा है, हर पार्टी आरोप लगाना एक अलग विषय है, परंतु जिन्होंने 50 साल में राज किया उन्होंने क्या किया, या 10 साल से 14 के बाद में हम राज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी तो आंतरिक व्यवस्थाओं में भी, जैसे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का हम समरसता दिवस हमारे पार्टी के इंटरनेशनली जो इंटरनली 6 जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी एक कार्यक्रम है हमारा, और उनको यहाँ तक मनाने की बात भी नहीं। इन्होंने जैसे बात तो ये पटेल की करते रहे, पर पटेल और गांधी जी के नाम तक कहाँ तक इन्होंने देश में किस प्रकार की उनके नाम से कोई योजना चलाई हो, खाली एक मकान हो, या वहां तक ही संभव है। हमने तो उनके नाम से चाहे स्वच्छता का अभियान हो या स्टेचू बनाने की बात हो, तो हर वर्ग को साथ लेके चलने की भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले भी निवेदन किया कि जाति या वर्ग या किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार से आज तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये चाहे राहुल जी में वो योग्यता हो या नहीं, ये इंटरनली तो अपने आप में मानते हैं, कह भी नहीं पाते क्योंकि वो इनका नेता है, तो ये इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये तो आज हमने राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मैं कहूँ मुसलमान हो उसको भी बना दिया, ST के व्यक्ति को भी बना दिया, तो ये इनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा।
परंतु इनका अगर 50 साल का शासन आप देखते हो तो इन्होंने किस प्रकार समाज विशेष में, आज अभी मेरे मित्र कह रहे थे इन्होंने तुष्टीकरण की, ये हमने कहा कि अगर 50 सालों का नहीं, आप तो 5 साल के आपके राज के आंकड़े उठा लो, पहले कितने यहाँ पे पूरे देश के अंदर कितने बम विस्फोट होते थे, किस प्रकार की जाति वैमनस्यता की जो चीजें और झगड़े आपस में सांप्रदायिक झगड़े होते थे। बीजेपी के 10 साल के राज के अंदर कोई एक दो छोटे मोटे इतना बड़ा देश है, बाकी तो पूरे देश में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। इन्होंने बिगाड़ने का भी कोशिश की है, परंतु हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को किस प्रकार सुदृढ़ और समृद्ध और शक्ति वर्धक राष्ट्र बने, इस पे विचार पे काम करती है। नहीं, लेकिन चौधरी साहब ये ठीक बात है, आप समरसता की, सौहार्द की बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत अगर देखें राजनीतिक तौर पर तो ये बात तो सच है कि जिस भी इलाके में करीब 20-22% जिस जाति का बाहुल्य होता है, आप कोशिश यही करती हैं पार्टियां, मैं सिर्फ आप ही की नहीं कह रहा हूं, दोनों प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस, राजस्थान में तो उन्हीं की बात हो सकती है कि कोशिश आप यही करते हैं कि उस जाति के प्रत्याशी को दे टिकट, ताकि वो कम से कम एक सीट आप उस जाति को पोलराइज हो, बाकी आपकी विचारधारा के लोग आपसे जुड़ जाएं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि ओबीसी की सीटें हो या फिर जाटों की सीटें ज़्यादा देखने को मिलती है। 85% जाट लोकसभा में एक मोटे तौर पर आंकड़ा है, हालांकि वर्मा साहब अभी कह रहे थे, लेकिन CSDS लोकनीति का ये पोस्ट पोल आंकड़ा है जो हम दिखा रहे हैं वर्मा साहब, ये अभी स्क्रीन पर भी 2019 के चुनाव के बाद। तो इसमें सच्चाई से कोई दो राय नहीं है कि जहां पर जिस जाति का बाहुल्य होता है वहां पर आप, क्योंकि रिजर्व सीटों पर तो आपकी मजबूरी है देना, वहां पर देना पड़ता है, बाकी सीटों पर भी आप देते हैं। भीमराज जी, मेरा सवाल आपसे है, थोड़ी सवर्ण जातियों की भी बात करें। ब्राह्मणों का ये कहना है, राजस्थान में अक्सर अब ब्राह्मणों के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं कि पहले कांग्रेस एक जमाने से, नेहरू इंदिरा के जमाने से भी 2-3 टिकट दे देती थी ब्राह्मणों को, लेकिन इस बार एक भी टिकट नहीं दिया गया। क्या खास ऐसी आपको लगता है कि क्या ब्राह्मण शिफ्ट हो गए? बीजेपी का वोटर आपने मान लिया कि कांग्रेस का वोटर अब ब्राह्मण बचा नहीं है, एक दिया वो भी वापस ले लिया टिकट आपने? मनीष जी, मैं एक बात बताऊं, ब्राह्मणों का यदि मान सम्मान किसी ने किया वो कांग्रेस ने किया। आप इतिहास उठा के देखेंगे ब्राह्मणों का, तो भारत आजाद होने के बाद जो पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव और लोकसभा और विधानसभा चुनाव, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए थे। आप पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ेंगे। और पहला मुख्यमंत्री, सुनो, हरदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेस ने उनको बनाया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो कांग्रेस सरकार में लागू हुआ था। अभी मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस बंटाधार की फलानी राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं मित्र से कि मणिपुर में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम है? दिल्ली की बॉर्डर में किसान आ रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप आरक्षण पे वो भी बात करते हो, तो मैं पूछना, गुजरों को गोलियों से किसने मुंदा था? हमने तो नहीं मुंदा। हमारे टाइम में भी आरक्षण आंदोलन हुआ था, गुजर लाइनों पे बैठे थे, पुलिस कर्मी आंदोलन करी, एक पतन में खाना खा रहे थे। एक मंत्री के जाके उनसे बात सुनी, उनकी बात की। हरियाणा में जाता हूँ, बीच में मत बोलिए, बीच में। अरे माधवराज जी, मनीष जी बोलने दीजिए, गोली चलाई थी वोट क्लब पे, वो याद सुनो, एक मिनट मनीष जी, बीच में बोलना है तो फिर इनको बोलने दीजिए। एक सुन, आप बोलिए बोलिए, बात क्यों करते हैं? बिना फालतू तो आप कर रहे हो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैं बिना फालतू की ये कर दिया वो कर दिया, नहीं काउंटर, तथ्यात्मक काउंटर कर सकते हैं चौधरी साहब, आपके पास अगर कोई नहीं गलत, नहीं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी से खत्म करिए, पूछना चाहता हूँ, पटेलों को आरक्षण का आंदोलन किसने किया? और दूसरे मराठा का आरक्षण आंदोलन आपके राज्य में हुआ, किसने कहा गोलियां चलाई, किसको पता नहीं है? किसानों को गोलियां चलाई, दूसरी बात, आपके नेता संसद में कहते हैं, वो विदुड़ी जी का ओ कटा, ये शब्द किसके थे? आपके नेता कहते हैं कि मस्जिदों में कितनी लाशें बिछेगी ये बताया नहीं जाता, गोलियों से मुंदो साड़ों को, देश से निकालो बारो। क्या क्या आपके नेताओं ने शब्द बोले थे? हमने तो नहीं बोले थे। दूसरी बात है, दूसरी आपका काला सच बताना जरूरी है। आप एक बात बताइए, मुसलमानों को आप गालियां निकालते, कितने मुसलमानों को बाहर निकालते? हम तो कोई मुसलमानों को नहीं निकालते जागर साहब, लेकिन सच समय थोड़ा कम है, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। दूसरी बात बताता हूँ, आप ये बताइए, 750 किसानों को गोलियों, वो कौन सी जाति? ठीक है, अभी किसानों के मुद्दे पर भी बात करेंगे, वो मुद्दा भी है, राजस्थान इलेक्शन में उसकी भी बात होगी आने वाले अब सीरीज में। आज जो सवाल था वो जातियों को लेकर था, तबकों को लेकर था, लेकिन ब्राह्मण पर मेरा आपका सवाल था कि आपने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। दूसरा, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। पहले एक जमाने में मानते थे कि कांग्रेस मुस्लिम सिंपैथाइज करती है, उसके हितों की कुछ नहीं है, बात रखने वाली पार्टी, लेकिन इस बार आपने राजस्थान में एक मुस्लिम को भी टिकट नहीं दिया। सच्चाई तो ये भी है सर जी।
बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं, टिकटें बांटते वक्त सर जी सारी चीजें देखी जाती है। मैंने आपको बताया टिकटें जाते हैं 8 से 10 पैराग्राफ होते हैं, वो सारे देखे जाते हैं तब टिकट दी जाती है। क्या बदलाव, नहीं ऐसा कि क्या बदलाव क्या आ गया? पहले आप मुस्लिम्स को मैं टिकट मनीष दे जी, देते थे, इस बार आप मैं एक बता भी देता मुसलमान हूं, आपने मैं नहीं बता उतारा। देता हूं सर जी, मैं आपको बताऊं मनीष जी, उसके अंदर जातिगत भी होती है, एजुकेशन भी होती है, उसका पॉलिटिकल ग्राउंड होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, और उसका ग्राउंड लेवल पे क्या करा। मैं ठीक है, सारे ठीक है, तो सबूत समझ मैंने गया, एक आपको अब जाति समझ वाला आ गया कि बताया। मुस्लिम आगे। अब आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते चुनावी तौर पर, इसलिए सब आपने चीजें, एक मुस्लिम नहीं इसलिए है, सारी जातियां मायने रखती है, कोई पर्टिकुलर तो एक वो जाति आपकी नहीं, सारी सीट में जातियां पहले हैं। तो दिखाई पड़ता था, अब इस बार तो ब्राह्मण दिखाई और नहीं पड़ता मुस्लिम को सर ना जी। होने पर सवाल तो उठता, वही मैंने सवाल उठाया। बहुत मैंने शुक्रिया आपको आपका कहा, सभी चौधरी साहब जाति जाखड़ वालों। जी, आप जुड़े। जेल वर्मा, समय थोड़ा कम है, आगे भी अगले एपिसोड में आप जुड़ते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनाव डिकोड में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।